हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर। दोस्तों, एग्रीकल्चर के बारे में जानना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि हमारा देश ज़्यादातर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पे ही निर्भर करता है और हमारी इकोनॉमी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे ही बेस्ड है। तो हम लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं, इसलिए एज अ चैप्टर एग्रीकल्चर इस समय पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को और आगे जाके एज ए कोर्स भी पढ़ाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर। गुरप्रीत, माधव एंड टीना वर वॉकिंग थ्रू द विलेज वेयर दे सॉ फार्मर टिलिंग लैंड। यानी गुरप्रीत, माधव और टीना 3 बच्चे हैं जो गाँव में घूम रहे हैं और उन्होंने क्या देखा कि एक फार्मर अपने लैंड पे कुछ खुदाई कर रहे हैं या गुड़ाई कर रहे हैं और वो जाते हैं, क्यूरियोसिटी होती है बच्चों में, तो वो पूछते हैं कि अंकल आप क्या कर रहे हैं। तो फार्मर उनको जवाब देता है, द फार्मर टोल्ड देम दैट ही वाज ग्रोइंग व्हीट एंड हैड जस्ट एडेड मैन्योर टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल। फार्मर बोलता है कि वो व्हीट बोना चाहते हैं इस ज़मीन पे, इसलिए उसके लिए सॉयल प्रिपरेशन कर रहे हैं। यानी कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि सॉयल प्रिपरेशन करनी पड़ती है किसी भी बीज को बोने से पहले, यानी क्रॉप लगाने से पहले सॉयल प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो फार्मर जो थे वो यही कर रहे थे। ही टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द व्हीट वुड फेच अ गुड प्राइस इन द मंडी। फार्मर आगे उनसे बताते हैं कि व्हीट इसलिए बोना चाहता हूं मैं क्योंकि वो अच्छे प्राइस में मंडी में बिक जाता है। फ्रॉम वेयर इट वुड बी टेकन टू फैक्ट्री टू मेक ब्रेड एंड बिस्किट फ्रॉम फ्लोर। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मंडी से हम लोगों से ये व्हीट जो होता है वो फैक्ट्री, जो ब्रेड और बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री हैं, उनके लोग ले जाते हैं और उससे फिर आटा बनाते हैं और उससे ब्रेड और बिस्किट बनाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से सॉइल प्रिपरेशन से लेके और ब्रेड और बिस्किट जैसे फाइनल प्रोडक्ट तक आने में एग्रीकल्चर की कितनी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इन्हीं एक्टिविटीज़ पे बेस्ड है ये चैप्टर और कैसे एग्रीकल्चर हम लोगों के कंट्री के लिए महत्वपूर्ण है और कैसे हम लोगों की रोजमर्रा की लाइफ को इफेक्ट करता है, इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देयर आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज। कहते हैं कि यही ट्रांसफॉर्मेशन यानी सॉयल प्रिपरेशन से लेके, सीड बोने से लेके और फाइनल प्रोडक्ट ब्रेड एंड बिस्किट बनने तक जितने ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, उन्हीं को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के तौर पे देखते हैं और उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 चीज़ों में बांटा जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितनी तरीके की हो गई? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़। तो दोस्तों 1 बाय 1 यहाँ पे देखते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो सीधे नेचर से हम लोगों को प्रोडक्ट देती हैं। यानी जैसे क्रॉप हो गया तो प्लांट क्या होता है, हम लोग केवल उगा सकते हैं उसको, फिर वो टेम्परेचर, सॉयल, न्यूट्रिएंट्स और फोटोसिंथेसिस के जरिए धीरे धीरे बढ़ता है और फिर फाइनल क्रॉप देता है और उससे उस क्रॉप को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ जहाँ पे नेचर का मैक्सिमम रोल होता है वो एक्टिविटीज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे हनी है, हनी कलेक्ट करते हैं तो हनी बनाता कौन है? बीज बनाती हैं। तो हम लोग तो बना नहीं सकते, ह्यूमन बीइंग हनी नहीं बना सकता, हाँ, लेकिन उसका एक इन्वायरमेंट बीज को दे सकता है जिसके जरिए वो फिर जब बीज उस हनी को प्रिपेयर कर देती हैं तो वो कलेक्ट कर लेता है। तो इस तरीके से ही एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं और ये पूरी नेचर पे डिपेंड होती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो पूरी तरीके से नेचर जिनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उन्हें हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में रखते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। यानी जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं उनसे मिले हुए प्रोडक्ट को जब हम लोग ह्यूमन बीइंग, ठीक है, मैन मेड इफेक्ट्स डालता है उन पे, यानी जब कोई ह्यूमन बीइंग प्राइमरी एक्टिविटीज़ से कलेक्ट हुई चीज़ों को अपने यूज़ के अनुसार बदल लेता है तो उनको सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में ला के रखते हैं। जैसे अनाज उगाना प्राइमरी एक्टिविटी है, लेकिन अनाज से ब्रेड बनाना सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं, ये ह्यूमन मेड होती हैं। ठीक है, तो ह्यूमन ही इनको अपने अनुसार, अपने यूज़ के अनुसार बदल लेता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ से कलेक्ट हुई चीज़ों को। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ द रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज जो प्राइमरी एक्टिविटीज से कलेक्ट किए जाते हैं उनको अपने अनुसार
बदल लेना ही सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लॉथ, एग्जांपल ऑफ दिस एक्टिविटीज़। मतलब स्टील का बनाया, स्टील किससे बनता है? प्राइमरी एक्टिविटी क्या होगी इसके लिए? ओर कलेक्ट करना, ओर से हम लोग स्टील निकाल लेते हैं। बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड को बनाया कैसे जाता है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ से हम लोग वीट उगाते हैं, वीट कलेक्ट करके फिर उसका फ्लोर बना के हम ब्रेड बनाई जाती हैं फैक्ट्रीज़ में, तो ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं। ऐसे ही क्लॉथ को क्या है, पहले प्राइमरी एक्टिविटी के जरिए हम लोग कॉटन को उगाते हैं, कॉटन कलेक्ट कर लिया जाता है, फैक्ट्री में भेज दिया जाता है और सेकेंडरी एक्टिविटी के तौर पे वही कॉटन जो फैक्ट्री में जाता है उससे क्लोथ बना दिए जाते हैं, तो उसे सेकेंडरी एक्टिविटी कहा जाता है। आर एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विसेज। कहते हैं टर्शरी एक्टिविटीज़ ये बहुत ही अलग है, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ तो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मैन मेड प्रोडक्ट हो गए। टर्शरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट हम लोग कलेक्ट करते हैं इनको कैसे आगे बढ़ाना है, या जो लोग इसका यूज़ करते हैं उनको कैसे इसका बेनिफिट मिले और उन तक कैसे इसे पहुंचाया जाए, ये काम जो लोग करते हैं वो कहते हैं टर्शरी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, यानी सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं किसी चीज़ को। जैसे प्राइमरी वीट कलेक्ट किया, ठीक है, और वीट को फाइनल टेबल तक पहुंचाने का जो काम करते हैं बीच में, जैसे वो फार्मर नहीं है लेकिन हमारे पास तक, यानी दुकान वाले या और लोग ऐसे जो होते हैं जो क्रॉप को कलेक्ट करके फिर फाइनली जो चाहता है उसको यूज़ करना उस तक पहुंचाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे सर्विस प्रोवाइडर को टर्शरी एक्टिविटीज़ में रखा जाता है। यानी टर्शरी एक्टिविटीज़ कुछ नहीं करती, वो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती हैं और उनको सही मार्केट उपलब्ध कराती हैं, सही जगह तक पहुंचाने का काम करती हैं। ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जांपल ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़। यानी जो सर्विस का क्लास है, ठीक है, जहाँ पे भी सर्विस की बात आ जाएगी वो सब टर्शरी एक्टिविटीज़ में आती हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या किसी और चीज़ की सर्विसेज हो, ये सब टर्शरी एक्टिविटीज़। बैंकिंग में क्या होता है, आप पैसा जमा करने जाते हैं, वहाँ पे कोई प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा, आपका पैसा रखते हैं और उस पैसे को सर्कुलेट करते हैं, उस पैसे से ब्याज कमाते हैं, उसमें से आपको भी कुछ हिस्सा देते हैं, तो इस तरीके से वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो सर्विसेज होती हैं इनको टर्शरी एक्टिविटीज़ में रखा जाता है। यानी प्राइमरी एक्टिविटीज़ टोटल नेचर पे डिपेंड है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ ह्यूमन मेड है और टर्शरी एक्टिविटीज़ सर्विस क्लास पे डिपेंड होती है, यानी सर्विसेज को हम लोग टर्शरी एक्टिविटीज़ में रखते हैं। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। अब एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो एग्रीकल्चर किस में आएगा? प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा। इट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? क्रॉप का उगाया जाना, फ्रूट का उगाया जाना, वेजिटेबल का प्रोडक्शन, फ्लावर्स का प्रोडक्शन, रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक यानी पशुपालन भी इसी क्षेत्र में आता है। एग्रीकल्चर में पशुपालन भी आता है, एग्रीकल्चर का ही हिस्सा है पशुओं का पालना। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन्स आर एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। कहते हैं कि वर्ल्ड में 50% व्यक्ति, मतलब वर्ल्ड की टोटल जो पॉपुलेशन है उसका 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में किसी न किसी रूप में लगी हुई है। 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। और इंडिया की 2/3 यानी 2/3 पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे ही डिपेंड करती है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉयल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। कहते हैं टोपोग्राफी, फेवरेबल टोपोग्राफी, सॉयल, क्लाइमेटिक कंडीशन, ये सब एक वाइटल रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए, यानी इन पे एग्रीकल्चर बहुत डिपेंड करता है। तो जैसा क्लाइमेट होगी, सॉयल होगी, जैसा एनवायरनमेंट होगा वहाँ का, उसी तरीके से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी होगा और उसी तरीके से एग्रीकल्चर वहाँ पे होती होगी। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज अरेबल लैंड। जहाँ पे वो लैंड जहाँ पे क्रॉप उगाई जाती है उसको अरेबल लैंड कहते हैं। इन द मैप यू कैन सी दैट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज कंसंट्रेटेड इन दोज रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर सूटेबल फैक्टर फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप एग्जिस्ट। कहते हैं मैप दिया गया है यहाँ पे और कहते हैं कि ये वो क्षेत्र दिखाए गए हैं जहाँ पे सूटेबल कंडीशंस हैं, जहाँ सूटेबल फैक्टर्स हैं एग्रीकल्चर के लिए, वहीं पे आपको ज़्यादातर एग्रीकल्चर होती हुई मिलेगी। आप देखिए इंडिया का कितना अच्छा क्षेत्र है और यहाँ पे एग्रीकल्चर कितनी ज़्यादा होती है। चाइना का ईस्ट वाला भाग देखिए कितना अच्छा है, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत होती है। अगर हम लोग साउथ और सेंट्रल यूरोप को देखेंगे तो यहाँ देखिए एग्रीकल्चर, जो ये ग्रीन, डार्क ग्रीन वाला थोड़ा सा पार्ट है ना, ये सब एग्रीकल्चर, डेंस एग्रीकल्चर वाले एरियाज़ हैं, है ना, अमेरिका में। लेकिन आप देखोगे तो गौर से देखिए सारा वाइट वाइट दिख रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर हर जगह नहीं होती, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही सीमित होती है जहाँ पे सारी क्लाइमेटिक कंडीशन, सारे फैक्टर्स एग्रीकल्चर के लायक हों, और इंडिया उनमें से एक है, ठीक है।
इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है, इसीलिए हम लोगों की ज़्यादातर इकॉनमी एग्रीकल्चर पे निर्भर करती है। तो ये है जो मेन फैक्टर्स हैं, उनको इस मैप में दिखाया गया है कि किस तरीके से वो इफेक्ट करते हैं और किस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन एरियाज़ में ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्या है इसको देखते हैं, डू यू नो को। इसमें लिखा हुआ है, ये बेसिकली डेफिनेशंस दी गई हैं कि एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर क्या है, विज्ञान है या कला है सॉइल में किसी चीज़ को उगाने का, सॉइल से प्रोडक्शन लेने का। रेजिंग क्रॉप एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, चाहे वो क्रॉप हो या फिर जानवरों के रूप में उसको पैदा किया जाना हो या जानवरों के रूप में उसका पालन किया जाना हो। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग, और इसे सिंपल लैंग्वेज में फार्मिंग भी कहते हैं। तो एग्रीकल्चर को क्या कहा गया है, एक साइंस भी कहा गया है, आर्ट भी कहा गया है। साइंस और आर्ट है जिसके जरिए हम लोग सॉइल के जरिए कुछ ना कुछ उगा पाते हैं या कुछ ना कुछ हम लोग प्रोडक्शन ले पाते हैं। सीरीकल्चर क्या है, कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क वर्म क्या होते हैं, रेशम के कीड़े होते हैं जिनसे रेशम निकाला जाता है, इनसे साड़ियाँ बनती हैं, क्लॉथ्स बनते हैं, आप लोग कुर्ता पहनते हैं वो बनते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, क्लॉथ्स इनसे बनाए जाते हैं। सिल्क वर्म बड़ा महंगा आता है सिल्क। ठीक है, तो इसके वर्म्स होते हैं, ये कीड़े सिल्क को बनाते हैं और इसके प्रोडक्शन के बारे में साइंस में बताया गया है। ठीक है, तो कॉमर्शियली जब सिल्क वर्म्स को पाला जाता है सिल्क को लेने के लिए, तो उसको सीरीकल्चर कहते हैं। इस तरीके से पाला जाना, मतलब रेशम के कीड़ों को पाला जाना सीरीकल्चर कहलाता है। पिसीकल्चर क्या है, जब फिशेस को पाला जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली फिश फूड के तौर पे यूज़ होती है मैक्सिमम वर्ल्ड में। ठीक है, तो ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स, मतलब जब पिसीकल्चर उसे कहते हैं जब फिश को पाला जाता है कॉमर्शियल यूज़ के लिए और उसको फिर बेचा जाता है फूड के तौर पे, तो उसे पिसीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, मतलब मछली पालन। विटीकल्चर क्या होता है, जब ग्रेप्स को उगाया जाता है कॉमर्शियली, तो उसको विटीकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर क्या है, जब वेजिटेबल को कॉमर्शियल यूज़ के लिए उगाया जाता है तो उसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो ये इनमें अंतर होता है और ये अक्सर डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। फार्म सिस्टम क्या होता है, एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज a system. The important input are seed, fertilizer, machinery and labor. ठीक है, तो दोस्तों फार्म सिस्टम किसे कहते हैं कि फार्म का एक सिस्टम होता है। एग्रीकल्चर ऐसे ही नहीं हो जाती कि आप उठे और कुछ भी बो दिया और उगाया, उसका एक सिस्टम है। ठीक है, और बहुत सारे फैक्टर उस पर काम करते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ह्यूमन मेड हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं और जिनको अगर ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो आप कभी भी एग्रीकल्चर अच्छा उगा ही नहीं सकते। द इम्पॉर्टेंट इनपुट आर सीड, फर्टिलाइजर, मशीनरी एंड लेबर। ये सब क्या है, ये ह्यूमन मेड है। ठीक है, और इन पे निर्भर करता है बहुत ज़्यादा कि एग्रीकल्चर कैसा होगा। लेकिन इससे भी बड़ी एक चीज़ है फिजिकल फैक्टर, या कह सकते हैं हम लोग इन्वायरमेंटल, या कह रहे हैं नेचुरल फैक्टर्स के बारे में। जैसे इस फोटो में दिया गया है, सनशाइन बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि हमारी क्रॉप फोटोसिंथेसिस जितना अच्छा करेगी उतना अच्छा डेवलप होगी। रेनफॉल, पानी जितना अच्छा मिलेगा उतना अच्छा फोटोसिंथेसिस होगी। टेम्परेचर जितना अच्छा होगा उतना अच्छा ग्रोथ होगी। प्लांट की सॉइल जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे क्रॉप को। स्लोप, यानी हम लोगों ने टोपोलॉजी पढ़ा था ना, तो टोपोलॉजी क्या है, यही है स्लोप। ठीक है, टोपोग्राफी क्या है, ये स्लोप के बारे में बताता है कि उस जगह की कंडीशन कैसी है। मतलब ऊबड़ खाबड़ लैंड तो नहीं है, लैंड एकदम प्लेन है। ठीक है, ऊंची नीची तो नहीं है। तो ये टोपोग्राफी को डिफाइन करता है किसी भी जगह की। ह्यूमन इनपुट्स क्या होते हैं, स्टोरेज क्या है, लेबर कैसा है, मशीनरी कैसी, केमिकल जिस पे ह्यूमन का अधिकार होता है या ह्यूमन जिसको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन फिजिकल इनपुट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके अनुसार ह्यूमन गवर्न होता है, मतलब फार्मर निर्धारित करता है कि रेन कब आने वाली है, तब वो सीड बोएगा। ठीक है, सनशाइन कैसी है, ये वो केवल इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, इसको अपने अनुसार इसके इफेक्ट का यूज़ कर सकता है। तो इस तरीके से फिजिकल इनपुट और ह्यूमन इनपुट को मिला के प्रोडक्शन होता है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, और उनको फिर फार्मर अपने यूज़ के लिए रखता है और जो सरप्लस होता है उसे मार्केट में बेच के पैसे कमा पाता है। तो यहाँ पे भी देखिए इनपुट्स की बात हो रही है, मशीनरी, सीड, केमिकल, इनका इनपुट करता है कौन करता है, प्रोसेस कौन करता है, इनको फार्मर करता है, इनका यूज़ फार्मर करता है। और किस लिए करता है, अच्छी क्रॉप के लिए करता है। तो आउटपुट क्या होगा इसका, अच्छी क्रॉप होगी। ठीक है, और इसी से फिर फार्मर खुशहाल होता है जितनी अच्छी क्रॉप होगी। सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। कुछ एग्रीकल्चर के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं, मतलब बहुत ही
एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं जो करनी ही पड़ती हैं फार्मर को, उसके बगैर अच्छी क्रॉप नहीं मिलेगी। जैसे प्लोइंग जुताई, सबसे पहले सोइंग बीज बोना, इरिगेशन उनको पानी देना, वीडिंग खरपतवार निकालना यानी फालतू के पेड़ पौधे अगर फसल में आ जाते हैं तो उनको निकाल के बाहर करना, हार्वेस्टिंग जब फसल पक जाती है तो उसको कलेक्ट करना सही टाइम पे, ये सब एक्टिविटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं फार्मर्स के लिए। द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। और इनका आउटपुट क्या होता है, इन सब चीज़ों को जब ध्यान रखता है फार्मर, इनका आउटपुट आता है कि अच्छी क्रॉप उसे मिलती है, वूल मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसको, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इनसे क्या करता है, वो अपना पेट भर पाता है, अपनी फैमिली को चला पाता है और उनके एक्सेस होने से उनको बेच के वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को मजबूत कर पाता है। दोस्तों आगे पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसमें। ऑर्गेनिक फार्मिंग, in this type of farming organic manure and natural pesticides are used instead of chemicals। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग उसे कहते हैं जहाँ पे केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, मतलब मैन मेड किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता है, नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है, डिकम्पोजर्स का इस्तेमाल होता है जो नेचुरली हमें मिलते हैं एनवायरनमेंट से, मेन्योर हो गए या पेस्टिसाइड्स कुछ केमिकल होते हैं, जैसे नीम का ऑयल होता है ना, नीम ऑयल, वो यूज़ किया जाता है पेस्टिसाइड के तौर पे। तो इन सब चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इसको कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का केमिकल का यूज़ नहीं होता। नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप, और इसमें किसी भी तरीके के मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गया या किसी भी तरीके की हायर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें ट्रेडिशनल चीज़ों का इस्तेमाल होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। दोस्तों अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के कितने टाइप हैं यहाँ पे बताया गया है कि किस किस तरीके से फार्मिंग होती है, उनको किस किस सेक्टर में बांटा जाता है, कैसे कैसे बांटा जाता है। फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से फार्मिंग हो रही है डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल कंडीशन। और फार्मिंग किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर जोग्राफिकल कंडीशन पे डिपेंड करती है, डिमांड कितनी है उस जगह उस प्रोडक्ट की इस पे डिपेंड करती है, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कैसी है इस पे डिपेंड करती है उसका प्रोडक्शन। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप, और इन सब चीज़ों को मिला के फार्मिंग के 2 प्रकार बताए गए हैं, 2 टाइप्स में उनको बांटा गया है। दीज आर सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, जब जीविका के लिए केवल फार्मर फसल को उगाता है उसको कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब अपने गुजारे भत्ते के लिए अगर वो एग्रीकल्चर करता है तो उसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, जहाँ पे किसान अपनी अर्निंग के लिए यानी पैसा कमाने के लिए क्रॉप का अपने एग्रीकल्चर करता है, फार्मिंग करता है, उसको कॉमर्शियल फार्मिंग में रखा जाता है। तो देखते हैं वन बाय वन। सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली। मतलब फार्मर जब अपनी फैमिली की गुजारे को चलाने के लिए अनाज उगाता है यानी अपने खाने पीने भर को अनाज उगाता है तो उसको कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। कहते हैं कि ये ट्रेडिशनल तरीके की फार्मिंग होती है, इसमें टेक्नोलॉजी का कम से कम इस्तेमाल होता है, लेबर भी इसमें बाहर से नहीं लाना पड़ता, जो घर के लोग होते हैं वहीं मिल के काम कर लेते हैं। Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence farming। अब subsistence farming को भी बांट दिया गया है 2 सेक्टर्स में, जिसको कहते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि क्या होता है। इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। इसमें क्या करते हैं कि फार्मर जो होता है वो बहुत छोटे से एरिया को सिंपल ट्रेडिशनल टूल्स के जरिए और खुद की लेबर के जरिए क्रॉप उसमें उगाता है। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद द सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन 1 क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। कहते हैं कि क्लाइमेट और लार्ज नंबर ऑफ डेज मतलब बहुत क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है और वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, और आपकी सनशाइन कैसी है, सॉइल कितनी फर्टाइल है, इस पर डिपेंड करती हैं ये चीज़ें। और वो एनुअली कई क्रॉप्स को एक ही जगह पे एक ही लैंड पे उगाने में मदद करता है। राइस इज द मेन क्रॉप। ठीक है, राइस वहाँ की मेन क्रॉप होती है ऐसी जगहों की। अदर क्रॉप इंक्लूड वीट, मेज, पल्स एंड ऑयल सीड। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रिवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द मानसून रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। मतलब कहते हैं कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ज़्यादातर कहाँ होती है, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया के क्षेत्रों में ज़्यादा ये पाई जाती है, और इनमें उगने वाले सबसे ज़्यादा मेन क्रॉप में आती है राइस। उसके बाद उसके साथ कभी कभी वीट, मेज, पल्सेज, ऑयल सीड वगैरह का इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये बहुत हाई रेन वाले इलाकों में ज़्यादा पाई जाती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर।
ठीक है दोस्तों। आगे है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। ठीक है, प्रिमिटिव ठीक मतलब पुरातन टाइम से चली आ रही है एक तरीके से, समझ लीजिए जो एग्रीकल्चर होती है वो इसमें रखी जाती है। इसमें का शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन द थिकली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ अमेजॉन बेसिन। ठीक, या ये ज़्यादातर फॉरेस्ट एरियाज़ में होता है और यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके की एक तरीके से एग्रीकल्चर होता है। यहाँ पे एक बार उगाया फसल को, फिर लोग क्या करते हैं उस वहाँ पे ज़मीन छोड़ कर दूसरी जगह ज़मीन पे चले जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे फिर से खेत जंगल साफ़ करके खेत बना लेते हैं, फिर से उसमें एग्रीकल्चर कर लेते हैं। तो इस तरीके से उनको कोई मैन्योर नहीं डालना पड़ता, कोई पेस्टिसाइड नहीं डालना पड़ता, खास एक ही जगह पर वो क्रॉप उगाते नहीं हैं, तो इसलिए उनको कोई एक्सेस उसमें अपना प्रयास नहीं करना पड़ता है। बस ये होता है कि जगह नई जगह हर बार फार्मिंग होती है। ठीक है, शिफ्ट कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और ये कहाँ ज़्यादातर वर्ल्ड के इलाकों में पाई जाती है? अमेजॉन बेसिन में ज़्यादा होती है, ट्रॉपिकल अफ्रीका में होती है, पार्ट्स ऑफ सदर्न एशिया में होती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होती है। ठीक है, दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, ये ऐसे एरियाज में ज़्यादा होती है जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और वेजिटेशन यहाँ बहुत जल्दी उगाती है। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। These ashes are then mixed with the soil and crop like maize, yam, potatoes and cassava are grown। ठीक है, इन जगहों पे क्या होता है कि जंगलों को जला दिया जाता है या कट कर दिया जाता है उस जगह के ट्रीज को, और लैंड साफ कर ली जाती है, उस पर एग्रीकल्चर की जाती है। और इस जगह की मेन क्रॉप्स क्या हैं? मेज़, मक्का, याम मतलब होता है जड़े वगैरह नहीं, कंदमूल जिन्हें कहते हैं, ज़मीन के अंदर पैदा होने वाले कुछ जड़े होती हैं, इनको ये लोग खाते हैं, याम कहते हैं। पोटैटोज होता है जो आलू है, इस तरीके की फसल। कसावा कावा आर ग्रोन, इस जगह इस तरीके की क्रॉप ज़्यादा उगाई जाती है। आफ्टर द सॉइल लॉसेज इट्स फर्टिलिटी द लैंड इज अबंडेंट एंड द कल्टिवेटर मूव टू न्यू प्लॉट। कहते हैं कि जैसे ही उनको लगता है, मतलब क्रॉप उगाई एक दो बार, और जैसे ही फार्मर को लगने लगा अब यहाँ पे अच्छी क्रॉप नहीं होगी, यहाँ के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए हैं, सारे क्रॉप ने ले लिया है, तो वो वहाँ पे मैन्योरिंग या फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करता। वो क्या करता है, पूरी लैंड को ही चेंज कर देता है, उस लैंड को ऐसे ही पड़ा रहने देता है और चला जाता है दूसरी जगह वही इलाका साफ करके फिर से वहाँ पे क्रॉप उगाने लगता है। इसको कहते हैं शिफ्ट कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादातर ट्रीज को या तो काट दिया जाता है या उस इलाकों को जला दिया जाता है ताकि लैंड मिल सके एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, लेकिन ये अब बहुत ही खतरनाक टाइप की एग्रीकल्चर मानी जाती है क्योंकि इससे फॉरेस्ट का बहुत नुकसान होता है। नोमैडिक हर्डिंग is practiced in the semi-arid and arid region of Sahara, Central Asia and some parts of India like Rajasthan, Jammu and Kashmir। ठीक है, नोमैडिक हर्डिंग, हर्डिंग का मतलब होता है जानवर पालना। तो ये कहाँ से होता है? ये घुमंतू जातियाँ होती हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, ज़्यादातर उन जगहों पे होती है जहाँ पे बहुत ही हार्श कंडीशन है, गर्मी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होता है, तो वो अपने जानवरों को चराने के लिए जगह जगह घूमा करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के नोमैडिक हर्डिंग कहाँ होती है? सहारा जानते हैं, डेजर्ट है, बहुत बड़ा डेजर्ट है, बल्कि सबसे बड़ा वर्ल्ड का डेजर्ट है। वहाँ के कुछ इलाकों में जहाँ पे थोड़ी बहुत कहीं वेजिटेशन हो गई तो वहाँ के जो फार्मर होते हैं, जो पशुपालक होते हैं, वो उन जानवरों को चराते हैं एक जगह, फिर वहाँ पे जब वेजिटेशन ख़त्म हो जाती है, घास ख़त्म हो गई, प्लांट्स ख़त्म हो गए, तो दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। सेंट्रल एशिया के क्षेत्र हैं, सम पार्ट ऑफ इंडिया जैसे राजस्थान में, जम्मू एंड कश्मीर के जो इलाके हैं जहाँ पे बहुत ही बंजर टाइप की ज़मीन है या जहाँ पे रेगिस्तान जैसा है, तो इन जगहों पे नोमैडिक हर्डिंग देखी जाती है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल फॉर फॉडर एंड वाटर अलॉन्ग डिफाइंड रूट्स। ठीक है, मतलब इन जगहों पे क्या होता है, जो हर्ड्समैन हैं, ठीक, जो जानवर पालने वाले हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते हैं ताकि उनके जानवरों को खाना और पानी मिल सके। जब खत्म हो जाता है तो दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, फिर ऐसे ही करते रहते हैं। इनका एक तय रूट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पीछे छोड़ के जब आते हैं तो 1 साल 2 साल में जब वापस जाते हैं तो वहाँ पे फिर से वेजिटेशन हो चुकी होती है, तो फिर अगली बार आएंगे तो फिर वहाँ पे उनको वेजिटेशन मिल जाती है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट कंस्ट्रेंट्स एंड टेरेन। ठीक है, ये सब क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है, वहाँ के टेरेन मतलब वहाँ की बनावट कैसी है, लैंड कैसी है, इस पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से वहाँ पे वेजिटेशन होती है, इसी वजह से एक ये डिफाइंड रूट को फॉलो करते रहते हैं। शीप, कैमल, याक एंड गोट्स आर मोस्ट कॉमन रियर्ड। ठीक है, इन इलाकों में शीप, कैमल, याक और गोट्स का पालन ज़्यादा होता है। इन इलाकों में हर्डिंग करने वाले लोग इन जानवरों को ज़्यादा पालते हैं। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वुल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। तो इनसे क्या मिलता है? उनको दूध मिल जाता है, वुल मिल जाता है, मीट मिल जाता है। तो इस तरीके के तमाम प्रोडक्ट मिलते हैं जो जानवरों से उनको मिल सकते हैं और इनके जरिए वो अपना गुजारा चलाते हैं, जो नोमैडिक हर्डिंग वाले लोग होते हैं।
अब बात आती है मेन एग्रीकल्चर एक्टिविटी की, कॉमर्शियल फार्मिंग की। दोस्तों कॉमर्शियल फार्मिंग आजकल बहुत देखी जाती है, और ये क्यों है? ये मॉडर्न एग्रीकल्चर का एक सिस्टम है, और इससे ना सिर्फ अपनी जीविका चलाने के लिए फार्मर इसका इस्तेमाल करता है, बल्कि इससे अच्छी खासी वो अर्निंग करता है। तो जब एग्रीकल्चर इसलिए होती है कि फार्मर उसको बेच के अपने फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत कर सके या कुछ फाइनेंस प्राप्त कर सके, तो उसे कहते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, जहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेच के किसान पैसा कमाने की जहमत उठाता है या मेहनत करता है, उसे कहते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। इन कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। ठीक है, मतलब कहने का है कि कॉमर्शियल फार्मिंग का उद्देश्य ही होता है कि क्रॉप को बेचना है या जानवरों को बेचने के लिए पालना है या उनके प्रोडक्ट्स को बेच के हमें पैसा कमाना है। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इज लार्ज। ठीक है, इसमें क्या होता है, ज़्यादा जगह चाहिए होती है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है ताकि अच्छे से अच्छी क्रॉप उगाई जा सके, उसको अच्छे से अच्छी जो रिक्वायरमेंट है उसको प्रोवाइड किया जा सके। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स। अब ज़्यादा इलाके में क्रॉप होगी तो मशीन्स का इस्तेमाल होगा, टेक्नोलॉजी अच्छी चाहिए होगी, तो कॉमर्शियल फार्मिंग में अच्छी मशीनों का इस्तेमाल होता है। कॉमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसमें इनके भी बहुत सारे अलग अलग टाइप हैं, जैसे ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये इस तरीके की कॉमर्शियल फार्मिंग होती है जिनमें भी सब डिविजन्स हैं। इन कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पज। तो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होती है कि वहाँ क्रॉप केवल ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पज के लिए क्रॉप उगाई जाती है, ये तो कॉमर्शियल फार्मिंग का ही जीस्ट है। वीट एंड मेज आर कॉमन कॉमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स। ठीक है, मतलब अनाज के लिए ही क्रॉपिंग करी जाती है। इस कॉमर्शियल फार्मिंग में डिसाइड कर लेता है फार्मर हमें क्या उगाना और किसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हमें मिलेंगे। जैसे हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था ना कि उन्होंने फार्मर से पूछा तो उन्होंने बोला मैं वीट उगाऊंगा, क्योंकि उनके क्षेत्र में वीट की ज़्यादा वैल्यू होगी और उसको ज़्यादा पैसे मिलते होंगे। तो जब वो अपना वीट बेचेंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग होगी। तो फार्मर के दिमाग में ये पहले से रहता है कि हमें क्या बोना है, तो वो निश्चित किए रहता है। तो इसी वजह से यहाँ पे जहाँ कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है वहाँ पे वीट, मेज़, मक्का, अनाज वाली चीज़ें ज़्यादा उगाते हैं वो लोग, कॉमन कॉमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। मेजर एरियाज वर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रेसाइज्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का ग्रासलैंड, यूरोप और एशिया के क्षेत्र, दीज एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड विद लार्जली फार्म स्प्रेडिंग ओवर 100 ऑफ हेक्टेयर्स। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े फार्म्स होते हैं और इन जगहों पे खूब ज़्यादा एरिया भी है, लैंड भी है, तो यहाँ पे इस तरीके की फार्मिंग देखी जाती है। सीवियर विंटर्स रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन्स एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। और इस जगहों पे क्या होता है, ठंडक ज़्यादा होती है, इन एरियाज़ में ज़्यादा ठंड वाला इलाका होता है, तो कुछ समय के लिए जब बर्फ़ वगैरह पड़ रही होती है या बहुत ठंड हो जाती है तो एग्रीकल्चर को रोक दिया जाता है और यहाँ पे सिंगल क्रॉप पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अगर वीट उगा रहा है तो पता चले कई एकड़ में वीट ही बो दिया है किसानों ने, और जब उसका प्रोडक्शन होता है तो इतना वीट वो खाएगा तो है नहीं, वो मार्केट में उसको बेचता है और उसकी अच्छी कमाई होती है। तो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इस तरीके से होती है और ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ क्षेत्रों में इसको ज़्यादा देखा जाता है। इन मिक्स फार्मिंग ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में नहीं देख सकते या और जगहों नहीं देख सकते, लेकिन मेनली इन क्षेत्रों में ये ज़्यादा उगाई जाती है या ज़्यादा इस तरीके की क्रॉपिंग करना या कह लीजिए कि एग्रीकल्चर करना पसंद होता है फार्मर्स को इन एरियाज में। ठीक है, आगे होता है इन मिक्स फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स आर रियरिंग लाइव स्टॉक। मतलब मिक्स फार्मिंग किसे कहते हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर मतलब क्रॉप भी उगाई जाए और किसान क्या करता है, जानवरों का पालन भी करता है। तो मिक्स एग्रीकल्चर कहते हैं इसको या मिक्स फार्मिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉप भी उगाई जाती है और किसान क्या करता है, अपने लाइव स्टॉक्स को भी रखता है और दोनों ही चीज़ें एक दूसरे पे निर्भर होती हैं। तो इसलिए फार्मर को लागत भी कुछ कम आती है और एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल कर देता है। जैसे एग्जांपल मैन्योर उसको ज़रूरत है तो क्या होता है, जानवर जो पाले हुए हैं जो उनका वेस्ट होता है वो जाके खेत में डाल देता है, तो खेत में अच्छी खासी फर्टिलिटी बढ़ती रहती है। ठीक है, फ्री का प्रोडक्ट उनको मिला, उन्होंने जाके खेत में डाल दिया, तो और क्रॉप उससे क्या होगी, अच्छी होगी, क्रॉप अच्छी होगी, जब बेचेगा तो उसको अच्छे पैसे मिलेंगे। ठीक है, अब क्रॉप का जो वेस्ट निकलता है वो जाके वो अपने एनिमल्स को खिला देता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसको कुछ पैसे भी बच रहे हैं और एक साइकिल भी बन रही है, तो उसका कोई भी प्रोडक्ट वेस्ट भी नहीं हो रहा है और जो प्रोडक्ट पैदा हो रहा है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो रहा है। इससे क्या होता है, उसको अर्निंग भी अच्छी होती है। ठीक है, तो मिक्स फार्मिंग इसलिए अच्छी मानी जाती है।
इट इज़ प्रैक्टिस इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, इस तरीके की क्रॉपिंग या इस तरीके का एग्रीकल्चर पैटर्न पाया जाता है यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना में, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के क्षेत्रों में आपको मिक्स्ड एग्रीकल्चर ज़्यादा मिलेगा, यानी वहाँ पे आपको एनिमल और एग्रीकल्चर एक साथ होता हुआ या क्रॉपिंग सिस्टम एक साथ होता हुआ ज़्यादा दिखाई देता है। अब बात आती है प्लांटेशंस की, यानी कॉमर्शियल फार्मिंग की एक और टाइप है जिसको हम लोग प्लांटेशन के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या किया जाता है कि इसमें एनुअल या बाइनियल क्रॉप ना बो के ऐसी क्रॉप्स का यूज़ किया जाता है जो बहुत सालों तक एक ही पौधे से हम लोगों को क्रॉप मिलती रहती है। जैसे कि टी है, उसके लीव्स हम लोग कलेक्ट करते रहते हैं, पौधा वही रहता है, बार बार पौधे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉफ़ी, उसके बीज कलेक्ट करते रहते हैं। शुगर केन, कैशो, रबर, बनाना, कॉटन, इस तरीके के पौधे क्या होते हैं, एक बार लगा दिया फार्मर ने और वो फिर उनसे क्रॉप लेके अर्निंग करता रहता है। ठीक है, तो प्लांटेशन में वो पौधे आते हैं जो बरसों बरस फसल दिया करते हैं और फार्मर उनको कलेक्ट करके अपना काम चलाता रहता है। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। इस तरीके के जो प्लांटेशन होती है या कॉमर्शियल फार्मिंग होती है उसमें लेबर की और पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बड़ी फील्ड में किया जाने वाला काम होता है। छोटी एरिया में अगर आप एक दो पौधे लगा देंगे तो उनसे आपको अपने यूज़ के लिए तो क्रॉप मिल जाएगी, लेकिन आप उसको बेच नहीं पाएंगे, उसको कॉमर्शियल फार्मिंग नहीं कह सकते। ठीक है, उससे कोई अर्निंग नहीं होगी। तो ये एक लार्ज स्केल पे किया जाने वाला काम होता है प्लांटेशन, और इसलिए इसमें ज़्यादा पैसा लगता है और ज़्यादा लेबर की आवश्यकता पड़ती है। द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाय फैक्ट्रीज। इनसे जो प्रोडक्ट निकलता है वो कभी कभी तो फार्म में ही कलेक्ट कर लिया जाता है। जैसे बनाना है, अब उसको क्या प्रोसेस करेंगे, ठीक है, उसको साफ़ किया जा सकता है, उसको पैक किया जा सकता है, तो ये फार्म में ही हो सकता है। लेकिन टी है, कॉफ़ी है, इनको बना के प्रॉपर पैक करना होता है, तो इनको लीव्स को सुखाना, फिर इनको प्रोसेस करना, फिर उनको काटना, डब्बों में भरना और फिर सेल के लिए जाना, तो इसका एक बड़ा प्रोसेस होता है। तो ये फैक्ट्रीज़ में किया जाता है। तो कुछ प्लांटेशंस से मिलने वाली क्रॉप तो वहीं फार्म में ही प्रोसेस कर ली जाती है और कुछ को फैक्ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो जैसा रिक्वायरमेंट होती है वैसी जगह उनको भेज दिया जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। और ऐसी फार्मिंग के लिए यानी प्लांटेशन के लिए ट्रांसपोर्ट का रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अगर अच्छा नहीं होगा तो आपकी फसल क्या होगी, रुक गई तो स्पॉइल हो जाएगी, तो उसको तुरंत मार्केट तक भेजना होता है। इसलिए प्लांटेशन उन इलाकों में ज़्यादा बेहतर होता है जहां ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। प्लांटेशन फार्मिंग जो होती है वो ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन जो हैं वर्ल्ड के, वहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। जैसे रबर इन मलेशिया, मलेशिया के क्षेत्र, मलेशिया जो देश है वहाँ पर रबर का उत्पादन बहुत होता है, तो रबर प्लांटेशन बहुत होता है। कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो दोस्तों टी के मामले में इंडिया सबसे ऊपर है, और इंडिया में अगर पूछा जाए प्लांटेशन सबसे बेहतरीन किस चीज़ का होता है तो आपको बताना है टी का सबसे अच्छा प्लांटेशन इंडिया में होता है। बाकी चीज़ों का भी होता है, हम लोग रबर भी उगाते हैं, बनाना का भी प्लांटेशन होता है हमारे यहाँ, ठीक है, बहुत और सारी चीज़ों का होता है, लेकिन टी में हम लोग नंबर 1 रहते आए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेजर क्रॉप्स की, यानी ऐसी क्रॉप्स जो अक्सर हम लोग इस्तेमाल करते हैं या कह लीजिए कि मैक्सिमम पॉपुलेशन के लिए डेली यूज़ के लिए रिक्वायर होती है। ऐसी फसलों को या ऐसी क्रॉप्स को हम लोग मेजर क्रॉप्स कहते हैं, जिनका प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि उनका कंजम्पशन भी ज़्यादा है, राइट, जिनका हम लोग डेली यूज़ में इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग जब देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा मेजर क्रॉप्स क्या होती हैं। और लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी ऐसी क्रॉप्स जिनको बहुत ज़्यादा स्तर पे उगाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाना पड़ता है ताकि वो पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें और पॉपुलेशन को फीड करा सकें। क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। क्रॉप जो होती हैं वो रॉ मटेरियल अवेलेबल कराती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को, जो इंडस्ट्रीज़ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। जैसे ब्रेड फैक्ट्री हो गई, ठीक है, आपके फ्लोर बनाने की फैक्ट्री हो गई, इस तरीके की जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो इंडस्ट्रीज़ किस पे निर्भर है, वो ज़्यादातर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कही जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी क्रॉप इन इंडस्ट्रीज़ को दी जाती है और वहाँ पे
प्रोसेस भी होती है। मेजर फूड क्रॉप्स आर व्हीट, राइस, मेज एंड मिलेट, ठीक है। और इनमें मेजर फूड क्रॉप्स के रूप में व्हीट, राइस और मेज को हम लोग जानते हैं। इनमें मिलेट्स भी आता है, मोटे अनाज, जहाँ पे अनाज की कम उपलब्धता होती है, जहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा नहीं होता, वहाँ पे मोटे अनाज उगाए जाते हैं। इसको हम लोग आगे देख रहे हैं। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स, जूट और कॉटन इसमें फाइबर क्रॉप हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होते हैं, बड़े पॉपुलेशन में इस्तेमाल होने वाली क्रॉप है। इंपॉर्टेंट बेवरेजेस क्रॉप्स आर टी एंड कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी भी पूरी दुनिया में पी जाती है और इसलिए ये भी मेजर क्रॉप्स में ही आती है। अब सबसे पहले बात करेंगे मेजर क्रॉप जो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में फेमस है और बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, वो है राइस। राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा अगर हिस्सा कोई क्रॉप को यूज़ करता है, कंज्यूम करता है, तो वो है राइस। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, मतलब ये बहुतायत में खाई जाती है या ली जाने वाली डाइट है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन की। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और रेनफॉल बहुत अच्छी चाहिए होती है। यानी राइस उन कंडीशन में उगता है जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, ह्यूमिडिटी लेवल बहुत हाई होना चाहिए और रेनफॉल भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो राइस उगाने का जो एरिया कह लीजिए या जो कंडीशंस होती हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ओके दोस्तों, इट ग्रोन बेस्ट इन एलुवियल क्लेई सॉयल विच कैन रिटेन वाटर, और ये किस इलाके में ज़्यादा होती है, किस मिट्टी में ज़्यादा अच्छी होती है राइस? क्लेई सॉयल में ज़्यादा अच्छा राइस हो जाता है। चाइना लीड इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, चाइना नंबर 1 पे है राइस प्रोडक्शन में वर्ल्ड में, उसके बाद इंडिया, जापान, श्रीलंका का नंबर आता है। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस एज इन वेस्ट बंगाल, अगर इंडिया की बात करें तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा राइस उगाया जाता है क्योंकि वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन है, वहाँ बारिश भी अच्छी होती है, टेम्परेचर भी हाई रहता है और ह्यूमिडिटी भी बेहतर बनी रहती है, ठीक है। और बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन द ईयर, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश लगभग एक साथ ही हैं और एक ही जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है यहाँ पे, तो इसलिए इन इलाकों में एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार तक साल में राइस की क्रॉप उगाई जाती है। तो राइस यहाँ पे अच्छा प्रोड्यूस होता है हमारे देश में। अगर बात करें सबसे अच्छा राइस कहाँ पे होता है तो वेस्ट बंगाल बताना है आपको। अब बात आ जाती है एक और मेजर क्रॉप जिसको हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं, अक्सर क्या रोज ही यूज़ करते हैं, वो है वीट। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, यहाँ पे क्या है, हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं। एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, ग्रोइंग सीजन में इसको रेनफॉल अच्छी चाहिए और मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, और इसको काटते समय मतलब जब ये पूरी फसल तैयार हो जाती है उस समय उसको सनशाइन चाहिए, बहुत अच्छी धूप खिली हुई होनी चाहिए, तब बारिश नहीं चाहिए उसको और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं चाहिए होता है, मॉडरेट ही टेम्परेचर चाहिए होता है, लेकिन सनशाइन बहुत अच्छा चाहिए होता है। तो इसकी रिक्वायरमेंट बदल जाती है, जब ये बोया जाता है उस समय उसको मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल की ज़रूरत होती है, जबकि जब इसको काटने का टाइम आता है, ये बढ़ चुकी होती है, तब इसको लाइट यानी सनलाइट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। इस थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन लोमी सॉयल, और ये लोमी सॉइल में बहुत अच्छा उगता है। वीट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ठीक है। तो इन देशों में बहुत ज़्यादा मात्रा में वीट को उगाया जाता है। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर, और ये विंटर की क्रॉप है इंडिया में, यानी जब हम लोगों के यहाँ ठंड होती है नॉर्थ इंडिया में तो वीट का उत्पादन ज़्यादा होता है। गर्मी वाले क्षेत्रों में वीट बहुत अच्छा नहीं हो पाता, ठीक है। आगे चलते हैं मिलेट। मिलेट मतलब मोटे अनाज, इसमें बहुत सारे अनाजों को मिला के मोटे अनाज कहा जाता है। ये वो अनाज होते हैं बेसिकली जो बहुत ही हार्श कंडीशन में उगाते हैं, ऐसे पौधे या ऐसे क्रॉप जो बहुत ही क्लाइमेटिक कंडीशन जहाँ पे बहुत हार्श होती है, बहुत ही कह लीजिए विपरीत स्थितियाँ होती हैं, वहाँ पे भी ये पौधे उगाते हैं और इन क्रॉप्स का उत्पादन लिया जा सकता है। दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल में भी इनको उगाया जा सकता है और इनको मोटा अनाज भी कहा जाता है लेमैन लैंग्वेज में। इट इज़ अ हार्डी क्रॉप दैट नीड लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर, ये बहुत ही हार्डी क्रॉप होती है और ये लो रेनफॉल और मॉडरेट टेम्परेचर में बहुत अच्छे से उगाती है। एंड एडिक्वेट रेनफॉल मतलब अगर हैवी रेनफॉल की उपलब्धता तो कम भी है तो भी ये इनका उत्पादन हो जाता है। इस पे कौन कौन से आते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी एंड ग्रोन
आर ग्रोन इन इंडिया। तो ज्वार, बाजरा और रागी इंडिया में उगाए जाने वाले मिलेट्स मतलब मोटे अनाजों में से आते हैं। अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर। नाइजीरिया, चाइना और नाइजर भी इनको उगाते हैं। तो मोटे अनाजों में इंडिया बहुत ऊपर आता है, क्योंकि इंडिया में ही ये अनाज ज़्यादा बेहतर तरीके से उगाए जाते हैं और इनका भी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेज़ की। ये भी बहुत ही एक तरीके से जानी मानी क्रॉप है और इसको भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कंज्यूम करती है। मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर। इसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। रेनफॉल के साथ साथ इसको खिली हुई धूप भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। इसको फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। ये ऐसी सॉइल नहीं चाहिए, जैसे राइस में क्या होता है भरा रहना चाहिए पानी सॉइल में, लेकिन मेज़ में क्या होता है बारिश तो हो और ऐसी सॉइल हो जो ड्रेन कर दे, पानी को रखे नहीं बल्कि उसको बहने दे। मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में बहुत होती है, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। तो इन देशों में बहुतायत में मेज यानी मक्का उगाया जाता है। डू यू नो में लिखा है मेज इज ऑल्सो नोन एज कॉर्न। मेज को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग कॉर्नफ्लैक्स और कॉर्न खाते भी रहते हैं। ठीक है, वेरियस कलरफुल वेराइटीज ऑफ मेज आर फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड। कहते हैं वेरियस कलरफुल वेराइटीज, बहुत सी कलरफुल वेराइटीज मेज की पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। इंडिया में रेड, ब्लैक और येलो कलर की मक्का देखी जाती है। आप लोगों ने देखी होगी या आप लोग खेत पे जाएंगे तो आपको ऐसी मक्का देखने को मिल जाएगी। एक आध पौधे ऐसे दिख जाएंगे जो अलग कलर के होंगे। ठीक है, तो मेज़ बहुत ही डिफरेंट कलर की होती है। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फॉर फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। ठीक है, तो कॉटन की रिक्वायरमेंट क्या होती है अच्छे उगने की? हाई टेम्परेचर होना चाहिए, लाइट रेनफॉल, रेनफॉल बहुत कम होनी चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज मतलब 210 या 200 दिन लगभग फ्रॉस्ट फ्री, मतलब बिल्कुल कोहरा वगैरह नहीं हो, बिल्कुल खुली हुई धूप वाला टाइम होना चाहिए। 200 दिन उसको सनशाइन की रिक्वायरमेंट होती है, तभी उसके रेशे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी कॉटन उपलब्ध हो पाती है। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड अलुवियल सॉइल। और ये ब्लैक और अलुवियल सॉइल में बहुत अच्छी मिलती है। और इंडिया के किन क्षेत्रों में ब्लैक और अलुवियल सॉइल पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात वाला इलाका। ठीक है, तो इन इलाकों में कॉटन होती भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन। तो ये जो देश हैं चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉटन उत्पादन करने वाले देशों में आते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये बहुत ही कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, रॉ मटेरियल के लिए बहुत ही एसेंशियल चीज़ है। ऑब्वियसली कॉटन ही नहीं होगा तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री करेंगी क्या? ठीक है, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेस्ड ही है कॉटन पे। ठीक है, तो ये एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या हुई? एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री हुई ना। ठीक है, तो इसी को एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है कि देखिए पूरा कॉटन आता है रॉ मटेरियल के तौर पे और उसको फिर प्रोसेस करके टेक्सटाइल में बदल दिया जाता है, यानी कपड़ों में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का बेसिक मटेरियल होता है कॉटन। ओके, आगे चलते हैं। जूट वॉज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। ठीक है, जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल। और ये एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छा उगता है। एंड रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हैवी रेनफॉल चाहिए होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। और कुछ ऐसा ही क्लाइमेट हम लोगों ने राइस में पढ़ा था। तो ऑब्वियसली राइस कहाँ ज़्यादा होता है? वेस्ट बंगाल में। तो जूट भी कहाँ होती होगी? वेस्ट बंगाल में ज़रूर होती होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिंक कर सकते हो कि क्रॉप, अक्सर पूछा जाता है ना कि क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ एनी क्रॉप, तो जूट है, राइस है, तो ऐसे लिंक कर करके आप समझ सकते हो इस चीज़ को। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज। ट्रॉपिकल एरियाज में ये क्रॉप बहुत उगाई जाती है। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट। देखिए यहाँ पे बांग्लादेश का नाम दिया है, तो इंडिया में कहाँ होगा? वेस्ट बंगाल में जूट बहुत अच्छी होती होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये लगभग क्लाइमेटिक कंडीशन वैसी ही हैं जैसी राइस के समय थी या राइस के लिए होती हैं। ठीक है, तो जूट में आपका बांग्लादेश और इंडिया टॉप पे है भी, और लगभग वही इलाके हैं जो राइस के इलाके हैं। ठीक है, कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट। इसको गर्म और थोड़ा सा एकदम ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट चाहिए होता है। एंड वेल ड्रेन लोमी सॉइल, और लोमी सॉइल चाहिए वो भी वेल ड्रेन, जिसमें पानी भरे नहीं, बिल्कुल रुके नहीं। हिली स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। और कॉफ़ी कहाँ उगाया जाता है? जहाँ पे
हिल्स होती हैं, हल्की स्लोपी हिल्स होती हैं, उन पे उनके स्लोप पे उगाया जाता है ताकि बारिश हो और वो ढलान से फिर पानी पूरा पूरा नीचे चला जाए। फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। ठीक है, ब्राज़ील सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है दुनिया में, और कोलंबिया और इंडिया में भी कॉफ़ी बहुतायत में होती है। अब बात करते हैं टी की। टी इज़ अ बिवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन। ठीक है, टी भी बिवरेज क्रॉप है, पेय है, और ये भी प्लांटेशन के थ्रू उगाया जाता है। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट, इसको ठंडे क्लाइमेट की जरूरत होती है, एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडेंट लीव्स। इसको साल में बराबर पानी बरसते रहने वाला इलाका चाहिए होता है, यानी ठंडी जगह हो चाहिए और हाई रेनफॉल होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एक दिन बहुत रेनफॉल हो गई दूसरे दिन सनलाइट आ गई, नहीं, हमेशा रेन होती रहनी चाहिए, हल्की हल्की फुहारें या रेन जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है, इसको रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो टेंडर लीव हो ताकि इसकी लीव्स अच्छी हो, और टी किससे कलेक्ट होती है? लीव से ही कलेक्ट होती है। जितनी अच्छी लीव होगी उतनी अच्छी टी की क्रॉप होगी। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, इसको भी लोमी सॉइल चाहिए होती है, एंड जेंटल स्लोप, जैसे कॉफ़ी के साथ था वैसे ही इसके साथ भी है, जेंटल स्लोप्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी ये भी हिल के स्लोप पे लगाई जाती है। लेकिन कॉफ़ी में अंतर क्या था कि वो वार्म एरियाज़ में होती है, जहाँ पे थोड़ी सी गर्म एरिया होती है, और टी कहाँ होती है? जहाँ पे कूल एरियाज़ हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है और बाकी सब लगभग एक जैसा ही है। लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स। अब जब लीव्स इसकी तैयार हो जाती हैं तो इनको बहुत जल्दी तोड़ना होता है, इसलिए इसको लार्ज नंबर पे लेबर की आवश्यकता होती है। लेबर बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है टी प्लांटेशन में। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। ठीक है, केन्या, इंडिया, चाइना और श्रीलंका बेस्ट क्वालिटी की टी के लिए वर्ल्ड में जाने जाते हैं, और अपना इंडिया इसमें सबसे आगे रहता है अक्सर। ठीक है दोस्तों, तो ये मेजर क्रॉप्स हो गई वर्ल्ड की, जिनको हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कंज्यूम करते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए इन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इनका उत्पादन करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है, क्योंकि ये एक बड़े पॉपुलेशन को फीड कराती हैं। ओके, आगे चलते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट क्या होता है? एग्रीकल्चर का कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, मतलब एग्रीकल्चर को कैसे पॉपुलेशन के लायक बनाया जाना है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एग्रीकल्चर को भी तो बढ़ना है, फील्ड्स तो बढ़ नहीं रही हैं, खेत तो बढ़ नहीं जाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उन पॉपुलेशन को फीड कराने के लिए क्या होगा? एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना पड़ेगा कि ऐसे एग्रीकल्चर उसी फील्ड में, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ली जा सके। ये डेवलपमेंट है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, या बहुत सारी और चीज़ें आती हैं, फर्टिलाइज़र आते हैं, बहुत सारी और टेक्निक्स आती हैं, अच्छे सीड्स आते हैं, इन सब का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कीजिए ताकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन को फीड कराया जाए। तो डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन एक जगह है, और उसके प्रोपोर्शनली है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, मतलब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जरूरी है अगर डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है। पॉपुलेशन अगर डेवलप कर रही है तो एग्रीकल्चर का डेवलप होना जरूरी है, अदरवाइज लोग क्या होंगे? भूखे रह जाएंगे। तो आइए देखते हैं। Agricultural development refers to efforts made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो उसको मीट करने के लिए, मतलब उसके बराबर क्रॉप उगाने के लिए, उसको फीड कराने के बराबर उसको भोजन देने के लिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत आवश्यक हो जाता है, यानी एग्रीकल्चर को भी बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो जहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो ये सभी गवर्नमेंट्स के लिए भी, सभी के लिए बहुत बड़ी हेडेक होती है कि किसी तरीके से क्रॉप को भी बढ़ाया जाए, उत्पादन बढ़ाया जाए, वरना हमारी पॉपुलेशन जो है भी पीछे रह जाएगी, भूखी रह जाएगी। दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया। ठीक है, दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज, ये बहुत तरीके होते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के। सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया को बढ़ा लिया जाए। कुछ जगहों पे क्या होता है, क्रॉप एरिया छोटे होते हैं, तो वहाँ पे अगर लैंड है तो उस लैंड को और साफ करके खेतों को बड़ा कर लिया जाता है, तो उससे क्या होगा? क्रॉप कल्टीवेशन ज़्यादा होने लगेगा, क्रॉप ज़्यादा मात्रा में उगाई जा सकती है। लेकिन हर जगह तो पॉसिबल नहीं है कि लैंड है। द नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन्स, ठीक है, क्रॉप का बार बार उगाया जाना। जैसे बहुत जगह क्या होता है कि एक क्रॉप साल में उगा ली और पर्याप्त हो गई, अब रख दिया उसको, फिर उसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर ज़्यादा क्रॉप उगानी है तो बार बार क्रॉप को उगाया जा सकता है। एक क्रॉप हुई, उसको हटाया, उसी फील्ड में दूसरी लगा दी, फिर उसको हटाया, तीसरी लगा दी। तो इस तरीके से एक साइकिल बना लेते हैं लोग ताकि क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ता रहे। इम्प्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है। सिंचाई वगैरह प्रॉपर होगी, अगर सारी चीज़ें टेक्निक्स का यूज़ होगा तो क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया ही जा रहा है आजकल। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड, फर्टिलाइजर का सही इस्तेमाल करके और अच्छी वैरायटी के सीड्स इस्तेमाल करके फार्मर्स
क्या करते हैं, एग्रीकल्चर को बेहतर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा ले सकते हैं। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। मैकेनाइजेशन मतलब होता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी एग्रीकल्चर को बेहतर बनाया जा सकता है, यानी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया जा सकता है। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि फूड की सिक्योरिटी को बढ़ाना, ठीक है, यानी फूड की पर्याप्तता सबको उपलब्ध कराना, ठीक, जितना भी पॉपुलेशन है उसको ये भरोसा हो जाए कि हमें खाना मिल जाएगा, ठीक है, यही होती है फूड सिक्योरिटी, ठीक। एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो रहा है, धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है, ठीक है, और इसके डेवलपमेंट अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से दिखाई दे सकते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस, ठीक है, कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो लार्ज पॉपुलेशन को फीड करा रही हैं छोटे एरियाज में, मतलब लैंड उनके पास कम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ इंटेंसिव एग्रीकल्चर ही हो पाती है और केवल खाने के लिए की पर्याप्तता के लिए ही उपलब्ध हो पाती है फसल, यानी केवल उन क्षेत्रों में फसल इसलिए ही उगाई जाती है कि अपनी भूख को शांत किया जा सकते, खाना उनको प्रॉपर मिल सके, इसलिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लैंड बहुत ज़्यादा नहीं है तो कॉमर्शियल फार्मिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाती, यहाँ पे उतना ही फार्मिंग हो पाती है जिससे वहाँ की पॉपुलेशन खाना खा सके, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज की ये समस्या है। लार्ज होल्डिंग आर मोर सूटेबल फॉर कॉमर्शियल एग्रीकल्चर एज इन यूएसए। जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन कम है, लैंड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे कॉमर्शियल एग्रीकल्चर होता है, वो अपने लिए खाने के लिए तो बचा ही लेते हैं, साथ में इतना उत्पादन हो जाता है कि वो बेच भी लेते हैं, तो वर्ल्ड मार्केट में उनका अच्छा खासा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का सेल होता है और इससे भी उनको कंट्री को अर्निंग मिलती है, पैसा मिलता है। इनमें कौन सी कंट्रीज आती हैं, यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, विद द हेल्प ऑफ 2 केस स्टडीज ऑफ फार्म्स, one from India and the other from USA. Let us understand about agriculture in the developing and developed country. तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं यूएसए और इंडिया का, और देखेंगे कि किस तरीके से डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में इनमें अंतर पाए जाते हैं, किस तरीके। अब डेवलप कंट्री कौन है, अमेरिका, यूएसए डेवलप कंट्रीज में आता है और डेवलपिंग कंट्रीज हमारा इंडिया आता है, तो देखेंगे कि दोनों में एग्रीकल्चर के क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं इंडिया के फार्म्स में क्या होता है। ए फार्म इन इंडिया, ठीक है, इंडिया के फार्म में क्या है, यहाँ पे कहानी दी गई है किस तरीके से इंडिया में फार्मिंग होती है। देयर इज़ अ स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है, गांव है, जिसको आदिलाबाद के नाम से जाना जाता है। मुन्ना लाल इज अ स्मॉल फार्मर इन दिस विलेज। इस विलेज के एक फार्मर हैं, एक छोटे फार्मर हैं मुन्ना लाल, हु हैज़ फार्म लैंड ऑफ अबाउट 1.5 हेक्टेयर्स। उनके पास 1.5 हेक्टेयर्स की फार्म लैंड है, मतलब छोटा ही एरिया है उनके पास, यानी उनके पास एग्रीकल्चर की लैंड बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन 1.5 हेक्टेयर्स की लैंड है। हिज हाउस इज इन द मेन विलेज, उनका घर कहाँ है, मेन विलेज में है। ही परचेज हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स फ्रॉम द मार्केट एवरी अल्टरनेट ईयर। वो क्या करते हैं, हर साल बीज बोने के लिए हाई यील्ड वैरायटीज ऑफ सीड को लेते हैं मार्केट से और वो बोते हैं। हाई यील्ड वैरायटी बोने से क्या होगा, उनको उत्पादन अच्छा मिलेगा, तो वो अपने क्रॉप को इस लायक उत्पादन कर सकते हैं कि उसको बेच भी सकते हैं और उनके अच्छे पैसे भी उनको मिल सकते हैं। द लैंड इज फर्टाइल एंड ही ग्रोज एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन अ ईयर विच आर नॉर्मली व्हीट और राइस एंड पल्सेस, ठीक है। वो क्या करते हैं, लैंड जो है उनकी फर्टाइल है, तो वो साल में 2 बार एग्रीकल्चर करते हैं, उस पर 2 बार क्रॉप्स ले लेते हैं, जिनमें से व्हीट, राइस और पल्सेस जैसा वो चाहते हैं, इन तीनों क्रॉप्स में से उनको साइकिल बाय साइकिल या टाइम टू टाइम बोते रहते हैं। यानी राइस लिया तो उसके बाद व्हीट ले सकते हैं, व्हीट लिया तो पल्सेस के बाद फिर राइस, ऐसे करके वो 2 बार क्रॉप उगाते हैं साल भर में। द फार्मर टेक एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस। वो फार्मर हैं तो वो अपने एडवाइस भी लिया करते हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो और अच्छी एग्रीकल्चर करते हैं उनसे, और गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ जाके भी आप पता कर सकते हैं कि हम फार्मिंग में और क्या बेहतर कर सकते हैं जिससे उत्पादन अच्छा हो, ठीक है। तो इस तरीके की वो हेल्प लेते हैं। ही टेक्स अ ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर प्लोइंग हिज फील्ड। वो क्या करते हैं, ट्रैक्टर ले लेते हैं कि अपने खेत को जोतने के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी काम होगा, ठीक। और बैल से और वैसे मैनुअली काम करके कितना काम कर लेंगे, कितना टाइम लग जाएगा, तो उससे टाइम भी लॉस होता है और पैसा भी ज़्यादा लग जाता है। तो वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं अपनी खेत की जुताई के लिए।
दो सम ऑफ हिज फ्रेंड स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ यूजिंग बुलक्स फॉर प्लोइंग। ठीक है, अभी वो कहते हैं कि उनके कुछ फ्रेंड हैं जो ट्रेडिशनल मेथड को ही यूज़ कर रहे हैं, वो अभी भी बैलों का इस्तेमाल कर रहे हैं जुताई के लिए, जबकि जो मुन्ना लाल है वो क्या करते हैं, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने लगे हैं अपने खेतों को जोतने के लिए। देयर इज़ अ ट्यूबवेल इन द नियर बाई फील्ड विच ही टेक ऑन रेंट टू इरीगेट हिज फील्ड। और क्या करते हैं कि उनके बगल में थोड़ी दूर पे ट्यूबवेल है, ठीक है, सबमर्सिबल जिसे कहते हैं पानी निकालने के लिए होता है, ठीक है, ज़मीन से पानी खींच के वो ऊपर डाल देता है, जैसे हम लोगों के यहाँ पानी सबमर्सिबल खींच के ऊपर डाल देता है, ऐसे इसी को कहते हैं ट्यूबवेल। ठीक है, तो वो ट्यूबवेल को किराए पे ले लेते हैं और अपनी फील्ड में पानी उससे लगाते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, मुन्ना लाल ऑल्सो हैज़ 2 बफेलोज एंड फ्यू हैंस। ठीक है, मुन्ना लाल के पास 2 बफेलो हैं और कुछ मुर्गियां भी हैं। ही सेल मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाई टाउन। और वो क्या करते हैं, बफेलो का मिल्क जो है अपने कंज्यूमशन के अलावा बेच भी देते हैं, जो कोऑपरेटिव स्टोर बगल में उनके घर गांव में होगा वहां पे जाके कुछ बेच देते हैं, तो उससे भी उनकी अर्निंग होती है। ही इज अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी विच ऑल्सो एडवाइज हिम ऑन द टाइप ऑफ फॉडर फॉर हिज एनिमल्स, सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द लाइफ स्टॉक एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, तो वो मेंबर भी हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, तो वहाँ पे नए नए सरकारों की योजनाएं आती रहती हैं और किसानों के लिए बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स भी बताए जाते रहते हैं कि वो किस तरीके से अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होने के नाते उनको अक्सर बताया जाता रहता है कि किस तरीके का खान पान रखना है एनिमल्स का, जिससे वो अच्छा दूध दें और उनको अच्छी उससे अर्निंग हो सके, किस तरीके से लाइव स्टॉक की हेल्थ को अच्छा रखना है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू किस तरीके से उनके आगे आने वाले जो बच्चे हैं जो अच्छे मिल्क देंगे आगे चल के, उनको कैसे उत्पादन किया जा सकता है, तो उनको कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये सब सजेशंस एग्रीकल्चर देती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू फार्मर्स को। तो इनका मेंबर बनना बहुत अच्छा है। इसका मतलब है मुन्ना लाल अच्छे से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं और वो अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं। लैंड उनके पास तो सीमित ही है, लेकिन वो और मेथड से अपने उत्पादन को या अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज़। ठीक है, उनके और फैमिली मेंबर्स भी उनकी इसमें फार्मिंग में मदद करते हैं, उनकी फार्म की एक्टिविटीज़ में अपने अनुसार मदद करते हैं। समटाइम ही टेक क्रेडिट फ्रॉम बैंक और एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाय HYV सीड्स एंड इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, मतलब वो क्या करते हैं, बैंक से या एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन ले लेते हैं ताकि वो हाई यील्डिंग वैरायटी, HYV का मतलब है हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स ले सकें और फिर उनको अपने खेतों में बो सकें। ठीक है, तो इस तरीके के एग्रीकल्चर सपोर्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो फार्मर्स को बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रावधान करती है, उनको अच्छे अच्छे चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए लोन वगैरह देती रहती है। ठीक, तो ये किसका काम होता है, गवर्नमेंट काम करती रहती है, लेकिन आपको जाना पड़ेगा बैंक में या कोऑपरेटिव सोसाइटी में और तभी आप उन योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। तो मुन्ना लाल अपना बैंक से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से पैसा लेके हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स खरीदते हैं और उनको बाद में जब बेचते हैं क्रॉप को तो अच्छी अर्निंग होती है, उससे वो अपना लोन चुका देते हैं। ही सेल हिज प्रोड्यूस इन द मंडी लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन। वो क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट है वो मंडी में सेल करते हैं जो पास में ही जो शहर है वहाँ पे है। सिंस मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर डू नॉट हैव लैक्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं जिनके पास बहुतायत में स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं है, मतलब उनके पास क्रॉप उत्पादन तो अच्छा हो जाता है लेकिन वो अच्छे से उसको रख नहीं सकते लॉन्ग टाइम के लिए, तो उनकी मजबूरी बन जाती है कि वो उनको तुरंत सेल करना है। अब तुरंत ज़रूरी नहीं है कि अच्छे दाम मिल जाए, ठीक है, इसलिए उनका नुकसान हो जाता है। लेकिन बहुत सारे मुन्ना लाल जैसे समझदार किसान भी हैं जो अपने स्टोरेज फैसिलिटी को भी बनाए रखेंगे। दे आर फोर्स टू सेल द प्रोड्यूस इवन व्हेन द मार्केट इज नॉट फेवरेबल टू देम। ठीक है, मतलब कहते हैं कि अगर स्टोरेज की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आपको मजबूरी हो जाएगी कि मार्केट में कोई भी रेट पे आपको किसी भी दाम पे अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, क्योंकि आप रोक नहीं सकते, स्टोरेज नहीं होगा तो आप रोक नहीं रहे, कहाँ पे खुले में अनाज रख नहीं सकते क्योंकि वो स्पॉयल हो जाएगा, इसलिए स्पॉयलेज से बचाने के लिए तुरंत बेचना पड़ता है। इसलिए स्टोरेज की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए किसानों के पास। इन रिसेंट ईयर द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटी। और कुछ सालों में इस तरफ
गवर्नमेंट का भी दिमाग गया है, ध्यान गया है और उन लोगों ने भी नए नए स्टोर्स खोलना शुरू कर दिया है जिसमें किसान कुछ पैसे देके अपने अनाज को ज़्यादा दिनों तक रख सकते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन आए तो उसको निकाल के फिर वो मंडी में भेज सकते हैं। तो इससे भी बहुत फ़ायदा अब फार्मर्स को हो रहा है। तो ये एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में किस तरीके से फार्मिंग होती है उसके बारे में बताया गया है। अब देखते हैं कि डेवलप कंट्री यानी यूएसए में कैसे फार्मिंग होती है। अ फार्म इन द यूएसए, The average size of a farm in the USA is much larger than that of an Indian farm। कहते हैं कि इंडिया के फार्म से यूएसए के फार्म कहीं ज़्यादा बड़े हैं। अ टिपिकल फार्म साइज इन द यूएसए इज अबाउट 250 हेक्टेयर्स, मतलब वहाँ पे फार्मर के पास एवरेज फार्म साइज 250 हेक्टेयर का है और अपने यहाँ इंडिया में मुन्ना लाल के पास कितनी ज़मीन थी, 1.5 हेक्टेयर के। अब तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिफरेंस है दोनों के पास लैंड का। द फार्मर जनरली रिसाइड्स इन द फार्म, ठीक है, फार्मर क्या करते हैं वहीं पे अपना घर बना लेते हैं या वहीं पे फार्म के आसपास ही रहते हैं क्योंकि इतने बड़े बड़े फार्म है तो उनकी देखरेख भी कैसे कर पाएंगे। सम ऑफ द मेजर क्रॉप ग्रोन ऑन द कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन एंड शुगर बीट। वहाँ पे मेजर क्रॉप कौन कौन सी होती हैं, कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन एंड शुगर बीट। जो हॉरेन, अ फार्मर इन द मिड वेस्ट यूएसए, मिड वेस्ट यूएसए के एक फार्मर की बात हो रही है जिनका नाम है जोए हॉरेन और वो यूएसए के मिड वेस्ट में रहते हैं। इन लोआ स्टेट ओन अबाउट 300 हेक्टेयर ऑफ लैंड, मतलब वो लोआ स्टेट में 300 हेक्टेयर लैंड के मालिक हैं, यानी वो फार्मर है 300 हेक्टेयर ऑफ लैंड के। ही ग्रोज कॉर्न ऑन हिज फील्ड आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सॉयल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड ऑफ दिस क्रॉप। ये क्या करते हैं, कॉर्न उगाते हैं फील्ड में आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सॉयल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड ऑफ दिस क्रॉप, मतलब जब उनको ये हो जाता है कि सॉयल और वाटर की रिसोर्स की पर्याप्त उपलब्धता है उनके फील्ड में, तब वो क्रॉप बोते हैं और वो ज़्यादातर क्या बो रहे हैं, कॉर्न बो रहे हैं यानी मेज़ बोते हैं। एडिकेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट दैट कैन डैमेज द क्रॉप, और वो एक बढ़िया टेक्निकल सिस्टम को अपनाते हैं और वो मेजरमेंट के साथ क्रॉप को डैमेज होने से रोकने के लिए पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड का जो कैसे प्रयोग करना है इसका हिसाब किताब रख के उसमें यूज़ करते हैं। ये नहीं है कि जो रिक्वायरमेंट है या नहीं है वो उस पर लागू करते रहें। तो क्या करते हैं, क्रॉप को एक प्रॉपर डैमेज से बचाने के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट देते रहते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड द सॉयल सैंपल टू सॉयल टेस्टिंग लेबोरेटरी टू चेक वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट। टाइम टू टाइम क्या करते हैं, वो सॉयल सैंपल्स को लेबोरेटरीज में भेजते रहते हैं जहां से उनको पता रहता है कि उनके सॉयल में न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है, क्योंकि अगर पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो क्रॉप क्या होगी, खराब हो जाएगी, ठीक है, या अच्छी नहीं होगी उत्पादन। तो इससे लेबोरेटरी से उनको जो रिपोर्ट आती है उससे पता चल जाता है कि उनकी सॉयल की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं तो उसमें वो एडिशनल न्यूट्रिएंट्स डालते रहते हैं, ठीक है। द रिजल्ट हेल्प जोए हॉरेन टू प्लान अ साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम, ठीक है। तो जो इस सब रिजल्ट से क्या होता है, इन सब चीज़ों से, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स वगैरह से क्या होता है कि जोए हॉरेन को ये प्लान करने में आसानी हो जाती है कि साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम में एक तो हैं वो, ठीक है, और उसके अलावा जब लेबोरेटरी से रिपोर्ट आती है तो उनको प्रॉपर ये पता चल जाता है कि इस चीज़ की कमी है और वो अपनी सॉइल में क्या ऐड कर सकते हैं जिससे उनकी क्रॉप अच्छी हो सकती है। तो इस तरीके के प्रोग्राम वहाँ पे चलते हैं और कहीं ज़्यादा साइंटिफिक वे में और टेक्निकल वे में ये लोग एग्रीकल्चर करते हैं। हिज कंप्यूटर इज लिंक टू द सैटेलाइट विच गिव हिम अ प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड, ठीक है, मतलब उनके कंप्यूटर, अब इतनी बड़ी लैंड को ह्यूमन बीइंग एक आदमी को देखने की बस की बात नहीं है, तो वो कंप्यूटराइज सिस्टम से जुड़े हैं जो जीपीएस के थ्रू, ठीक है, सैटेलाइट के थ्रू उनकी पूरी फील्ड को दिखाया करता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अगर उनको कोई चीज़ दिखती है, कोई नुकसान दिखता है, कोई डैमेज दिखता है, ठीक है, तो वो वहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे पहुँच जाते हैं, ठीक। इतनी बड़ी बड़ी फील्ड को ऐसे देखना, उनकी सुरक्षा रखना पॉसिबल नहीं होता, तो एक कंप्यूटराइज सिस्टम से वो लिंक रहते हैं। प्रिसाइज पिक्चर ऑफ फील्ड, दिस हेल्प हिम टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ये उनको कहाँ पे फर्टिलाइज़र देना है, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कितना करना है, इस सब की रिक्वायरमेंट को भी बताता है। एंड पेस्टिसाइड वेर एवर दे आर रिक्वायर्ड, ठीक है, पेस्टिसाइड कितना देना है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इस सब चीज़ों से उनको रूबरू कराता रहता है, उनको बताता रहता है। ही यूजेस ट्रैक्टर, सीड ड्रिल्स, लेवलर, कंबाइंड हार्वेस्टर एंड देयर थ्रेशर्स टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशन। वो क्या करते हैं, हाई टेक मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्रैक्टर है, शीट ड्रिल है, लेवलर है, कंबाइंड हार्वेस्टर है, थ्रेशर है, इस तरीके का फसल उत्पादन में, मतलब एग्रीकल्चर में इतनी हाईटेक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और इससे वो अपने
इतनी लंबी चौड़ी लैंड को सुरक्षित भी रख पाते हैं और उससे क्रॉप प्रोडक्शन बेहतर ले पाते हैं, उससे उनको बहुत ही अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन मिलता है। एक ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज और डिस्पैच टू मार्केट एजेंसीज। कहते हैं ग्रेन स्टोर करते हैं, ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोर्स होते हैं वहाँ पे ये लोग अपने ग्रेन्स को स्टोर करते हैं और जब मार्केट की वैल्यू अच्छी मिलती है तब इस क्रॉप को वो लोग बेचते हैं। तो स्टोरेज सिस्टम भी वहाँ प्रॉपर है। द फार्मर इन यूएसए वर्क लाइक अ बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर। मतलब वो एक बहुत छोटे किसान की तरह काम नहीं करते, बल्कि वो एक बिजनेसमैन की तरह वहाँ फार्मर काम करते हैं। तो यही अंतर है डेवलपिंग कंट्रीज़ के फार्मर और डेवलप्ड कंट्रीज़ के फार्मर के बीच में। आप इसी से समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा लैंड एरिया है डेवलप कंट्रीज़ के फार्मर के पास, ठीक, और कितना कम एरिया होता है डेवलपिंग कंट्री के फार्मर के पास। तो यहीं से कितना डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और यही सब उनके फाइनेंशियल इकोनॉमिकल जो सिस्टम है उस पर भी असर करता है और किसी भी कंट्री की सिस्टम पे भी असर करेगा। ऑब्वियसली असर करेगा। जहाँ के एग्रीकल्चरिस्ट इतने रिच होंगे, फार्मर इतने रिच होंगे, तो वो कंट्री भी तो खुद ब खुद रिच होगी, ठीक है। तो इसी वजह से डेवलपिंग और डेवलप कंट्री में अंतर आ जाता है। तो